हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर आए हैं आप लोग के बीच, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स लेके आए हैं। नेक्स्ट जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगला केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इसी प्रकार से साइंस का ऑल विषय देखेंगे, फिर आर्ट्स का भी देखेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। हम टोटल लिख के आए हैं, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप लोग को समझा सकें, आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहला जो है प्रकाश का परावर्तन, पहला टॉपिक है। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा है मानव नेत्र। ठीक है, फिर चौथा है विद्युत धारा, और पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये सब टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है प्रकाश के बारे में बताया गया है, प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। प्रकाश, देखिए पूछेगा पहला डिफिनेशन, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और जानते हैं आप लोग, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, याद रखना है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बोलिए, या इसी को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बोलिएगा 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसमें, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला जो है प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो आप लोग याद रखना ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला जो है प्रकाश पूछेगा कौन सी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में पूछेगा कितना समय लगता है। तो याद रखना 8 मिनट 20 सेकेंड का, कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अगला जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, गैस में। किसमें होती है, गैस में, याद रखना है। उसके बाद जो है द्रव में होता है, किसमें होता है, द्रव में। इसके बाद सबसे कम पूछेगा प्रकाश चाल सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। किसमें होता है, ठोस में होता है, याद रखना इसको भी। ठीक है, अगला जो है आगे आपका प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं, और बल्ब यानी जलता हुआ बल्ब, जैसे अभी हम बल्ब जला करके आप लोग के बीच आए हैं पढ़ाने के लिए, या कोई भी चीज़ काम करते हैं बिना बल्ब या बिना लाइट का कोई भी चीज़ दिखता है, नहीं दिखता है। जैसे लालटेन, जलता हुआ लालटेन रहेगा, वो भी प्रकाश का एक स्रोत हुआ। मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती रहेगा, वो भी क्या है, प्रकाश का स्रोत है। यानी प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, लालटेन से प्रकाश निकलता है, प्रकाश होता है। ठीक है, याद रखना है प्रकाश स्रोत पूछेगा कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ पर लिख दिए हैं प्रकाश स्रोत कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा है मानव निर्मित। दूसरा कौन है, मानव निर्मित, याद रखना है आप लोग को। अगला देखिए प्राकृतिक, देखिए प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, सूर्य, तारा आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य, देखिए सूर्य क्या हम लोग नहीं बनाए हैं, और तारा भी नहीं बनाए हैं, तो ये सब जो है प्रकाश के स्रोत हैं। और कौन सा प्रकाश के स्रोत हैं, प्राकृतिक, यानी प्रकृति द्वारा, यानी भगवान के द्वारा एक तरह से दिया गया है कि नहीं, प्राकृतिक है। और जैसे मानव निर्मित, यानी कि जो कि मानव ने बनाया है, उसको भी प्रकाश का स्रोत होता है। यहाँ पर बिजली का जलना प्रकाश का स्रोत है, जो कि मानव के द्वारा बनाया। बल्ब या मोमबत्ती, ये सब कौन बनाया, मानव बनाया। अगला कौन है, लालटेन, ये सब किसने बनाया, मानव ने बनाया है। तो ये सब भी प्रकाश का स्रोत है, लेकिन मानव निर्मित है। ये सब कौन सा निर्मित है, मानव निर्मित। इसके पहले क्या बताया, प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक है, जो सूर्य, तारा आदि जो है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं, जिनसे प्रकाश निकलती है, जिनसे क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य से देखिए प्रकाश निकलता है कि नहीं, उसको प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, जैसे बिजली का जलना या जलता बल्ब, यानी बिजली का जो बल्ब जलता है वो भी प्रकाश का एक स्रोत है कि नहीं, प्रकाश का स्रोत है। तो यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु उसको भी कहते हैं ना, ये सब याद रखना। अगला जो है
अप्रदीप्त वस्तु। अगला कौन वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु देखिए किसको कहते हैं? जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, सिंपल से जिनसे प्रकाश निकलेगा उसको प्रदीप्त कहेंगे, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे कि टेबुल, टेबुल से प्रकाश निकलता है। जैसे ले लेंगे कुर्सी, कुर्सी से भी प्रकाश नहीं निकलता है। टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, इस सब से प्रकाश नहीं निकलता है। पत्थर, ईटा, इस सब से प्रकाश नहीं निकलता, इसलिए तो अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलता अप्रदीप्त कहलाता है। सिंपल है, याद रखना। अगला प्रकाश की किरण देखिए किसको कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जानते हैं आप लोग कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो वही कहता है सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, किरण कहते हैं। तो किरण यानी इस तरह से तीर का निशान जो है दे करके सीधा जो है चलता है, उसी को प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में चलने वाली, सरल रेखा में चलता है। सरल मतलब क्या होता है? सीधा रेखा में। ठीक है, अगला है किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश जो है उसमें बहुत सारा किरण है। जैसे अभी हम लाइट जलाए हैं तो इसमें जो है बहुत सारा किरण दिखता है। जैसे आँख को थोड़ा सा छोटा करके देखिएगा ना और लाइट को देखिएगा, प्रकाश का किरण आपके आँख तक पहुँचता है, बहुत छोटा छोटा बहुत सारा आता है। तो वही प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, प्रकाश का किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला है किरण पुंज। पूछेगा कितना प्रकार के होते हैं? तो याद रखना 3 प्रकार के। किरण पुंज कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन है? अपसारी। पहला कौन है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन है? समांतर किरण पुंज। पहला अपसारी है, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी। तीसरा कौन है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये 3 प्रकार के हुए। तो पहला जो है अपसारी का डेफिनेशन थोड़ा सा देखिए, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला देखिए अपसारी। अप मीन्स क्या होता है? फैलना। तो जैसे अप बोलेंगे तो याद रखना दिमाग में कि कोई प्रकाश जो है ना फैल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पर लिखे हैं उसका परिभाषा समझिएगा, ये सब पूछता भी है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है। यानी कि एक बिंदु से निकलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिखाए हैं, एक बिंदु से निकला है प्रकाश। जैसे लाइट होता है ना, टॉर्च सब जो जलाते हैं, एक छोटा सा टॉर्च का रहता है उसमें बल्ब, उससे देखते हैं निकलता है और जो है बहुत फैल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, जैसे बल्ब सब हम जलाते हैं, एक बिंदु छोटा सा निकलता है, फैल जाता है ना रोशनी, तो वही कहता है अपसारी किरण। उसी को क्या कहते हैं? अपसारी में क्या होता है? फैलती चली जाती। प्रकाश का किरण जो है कोई भी बिंदु स्रोत से निकलती है, वो क्या होता है? फैलती हुई चली जाती है। उसी को प्रकाश, उसी को कौन सा कहते हैं? अपसारी। उसको कौन सा कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अगला जो है आप लोग के बीच दूसरा जो है कौन सा है? समांतर। दूसरा कौन सा किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में समझिएगा, देखिए समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। यहाँ पर देखिए प्रकाश का एक किरण है, दूसरा किरण है, तीसरा किरण है, तो तीनों देखिए एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ठीक है, उसी को कौन सा किरण पुंज कहते हैं? समांतर। सिंपल सा डिफरेंशन है। समांतर समझ रहे हैं, मैथ में समझते हैं ना, समांतर होगा यानी दोनों के बीच की दूरी कभी नहीं मिलना चाहिए। ये दोनों के बीच की दूरी कभी सब जगह नापिएगा तो एक जैसा रहेगा, ये दोनों के बीच भी दूरी एक जैसा रहेगा, उसी को कौन कहते हैं? समांतर। अगला अभिसारी, अभी बताए थे अपसारी। अप मीन्स क्या होता है? फैलना। तो एक बिंदु से निकलता था, बहुत जगह फैल जाता था, पूरा फैल जाता, तो उसी को अपसारी कहते हैं। लेकिन अभिसारी में क्या होता है? एक के बिंदु पर बहुत सारा एक जगह से एक निकलता है, एक जगह के इकट्ठा हो जाता है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा यानी इकट्ठा होती है। देखिए देखिए प्रकाश का किरण यहाँ पर एक बिंदु पर आ गया, यहाँ पर भी प्रकाश का किरण इस तरह से एक बिंदु पर आकर के क्या हो गया? इकट्ठा हो गया यानी जमा हो गया, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अगला जो है पारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि बिल्कुल पूरा तरह से, यानी कि आर पार हो जाए। पारदर्शी में क्या होता है? आर पार हो जाता है प्रकाश। जैसे कांच शीशा सा रहता है ना, उसमें देखिएगा टॉर्च मारिएगा तो क्या होता है? आर पार दिख जाता है। जैसे हवा, जैसे क्या लिए? हवा। हवा देखिए पारदर्शी है,
तब ना हम लोग कुछ कोई भी चीज़ देख सकते हैं। अगर हवा अपारदर्शी रहता है, कोई चीज़ दिखता है, नहीं दिखता। जैसे कांच, साफ पानी, पानी में भी दो तरह का होता है, ढेरी तरह का पानी होता है, लेकिन साफ पानी जो है उसमें देखिएगा फेस दिख जाता है आपको, एक दूसरे आर पार दिख जाता। मछली सबको देखते हैं ना, साफ पानी में दिखता है कि नहीं, वही जो है वो सब कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, हवा हो गया, कांच हो गया, साफ पानी हो गया इत्यादि, ये सब कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अगला कौन सा पदार्थ है, समझिएगा आप लोग अच्छे से, ध्यान से देखिएगा ना, सब समझ में आएगा टोटल। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाए, यानी कि जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं हो पाए पार, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी जो है ना, लकड़ी से प्रकाश जो है क्या जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे लोहा, लोहा से भी प्रकाश नहीं जाएगा। पत्थर, इस सबसे प्रकाश कितना भी मारिएगा उस पर टॉर्च, आर पार होबे नहीं करेगा, उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी। सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना है, पारदर्शी में क्या होगा, प्रकाश का किरण जो है आसानी से पार कर जाएगा, और पारदर्शी में नहीं करेगा पार। ठीक है, यानी जैसे कॉपी, किताब, इस सब प्रकाश पार होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार से अगला है पारभासी। अगला कौन है, पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाए, यानी कि थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा नहीं भी हो। ठीक है, उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश का किरण जो है पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाता, यानी थोड़ा थोड़ा पार हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, जैसे कौन सा कागज, तेल लगा कागज। बैलून का रबड़। अगला आँख का पलक, आँख का पलक थोड़ा सा मुड़िएगा ना, देखिएगा ना, प्रकाश हल्का हल्का आता है आँख तक। ठीक है, अगला दूध। कुहासा, कुहासा में जैसे कहीं जाते हैं तो उसमें देखिएगा आपको दिख जाएगा, हल्का हल्का दिखता है कि नहीं, गाड़ी सब या जो भी चीज़ आगे में रहता है कुहासा में भी दिखता है। तो सब कौन सा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो है आपका, अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी के बारे में पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन देखिए किसको कहते हैं, अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा टोटल बात। प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकरा कर, प्रकाश कोई वस्तु से टकरा गया, ठीक है, जैसे प्रकाश अभी जल रहा है कि नहीं, इससे टकराया कि नहीं, यहाँ कोई पता वस्तु कौन है, कॉपी है, उससे प्रकाश टकरा गया। वह कहता है किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को, यानी लौट गया जो हमारी आंख तक जो आया प्रकाश का किरण, कहता है लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ फिगर से समझ में, अच्छे से समझिएगा, हम टोटल अच्छे से लिख के आए हैं आप लोग के लिए, अच्छे से समझिए ना, टोटल बात को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक दर्पण लिए हैं, मान लीजिए समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण लिया है, समतल दर्पण है। ठीक है, इसमें इस तरह से इरंगा हुआ भाग है नीचे, यहाँ से देखिए कोई भी प्रकाश का किरण आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर टकराया, इस दर्पण में टकराया। ठीक है, यहाँ पर टकराया, इसको कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। यानी जिधर से प्रकाश का किरण आता है उसको कौन किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पर टकरा गया, और टकरा करके देखिए यहाँ पर इधर से निकल गया है। ठीक है, यहाँ पर जो निकला इसको कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परावर्तित किरण कह दिए, और जिस बिंदु पर मिलता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, इसको कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ पर देखिए बीच में जो है हम क्या डालते हैं, अभिलंब। बीच में क्या होता है, अभिलंब, जिसको एन से, एन यानी नॉर्मल भी बोलते हैं, अभिलंब। अब देखिए बीच में फिर यहाँ पर कौन बना हुआ है, इन दोनों के बीच में दो दो ठो कौन। तो यहाँ पर देखिए आई जो लिखे है, इसको कौन सा कौन कहें, आपतन कौन। यानी आपतन कौन किसको कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कौन बनता है उसको कौन सा कौन कहते हैं, आपतन कौन। और यहाँ पर देखिए आर जो बना इधर वाला, इसको परावर्तन कौन, कौन सा कौन है, परावर्तन कौन कहते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के द्वारा जो कौन बचा है, दोनों के बीच में जो कौन बना है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी E45 तो भी 45, E30 तो भी 30। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम सारा डिफिनेशन भी लिख दिया आप लोग के लिए अच्छे से, तो आप लोग समझिएगा, ध्यान से देखिए ना,
समझ में आएगा। अगला आपतित किरण, दर्पण की, देखिए किसे कहते हैं आपतित किरण, दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर दर्पण था कि नहीं, ये दर्पण है, समतल दर्पण लिए हैं, यहाँ इसकी सतह पर जो आने वाली किरण है उसी को कौन सा किरण कहता है, आपतित किरण कहता है। ठीक है। अगला है आपतन बिंदु, यहाँ पर बताएं आपतन बिंदु, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण आया आपतित किरण कोई बिंदु पर यहाँ पर पड़ा है कि नहीं, इस तरह से यहाँ पर, इसको कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला है अभिलंब, तीसरा क्या है, अभिलंब। अभिलंब को भी समझिए क्या कहता है, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु यहाँ पर था, से खींचा गया लंब, यहाँ पर जो खींचे हैं लंब यहाँ पर, इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है। अगला है परावर्तित किरण, कौन सा किरण, परावर्तित किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ देखिए आपतित किरण आया, दर्पण में टकराया आपतन बिंदु पर, इसके परावर्तित हो गया, यहाँ परावर्तन के बाद यहाँ पर इधर जो आया, परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है, इधर से या उधर से निकल गया ना, वापस लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अगला है आपतन कोण, समझिएगा अच्छे से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यहाँ पर बताए ना अभी, आपतित किरण था और कौन सी था, अभिलंब, दोनों के बीच जो कोण बना था इसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। ठीक है। अगला है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यहाँ पर भी बताएं परावर्तित किरण और यहाँ पर क्या था, अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना था इसको कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। वही कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए आगे फिर समझिएगा अच्छे से। प्रकाश के परावर्तन के पूछेगा कितना नियम है, प्रकाश के परावर्तन के पूछेगा कितना नियम है, तो 2 नियम है, याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव में 2 नंबर हम पूछता है, हर एक बार पूछता है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, इस तरह से आएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन, लघु उत्तरीय में। तो उत्तर लिखना आपको, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। कितना नियम है, 2। पहला कौन सा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल पर होता है, पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर, यानी कि कोण, आपतन कोण को आई बोले थे ना, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, आर, कोण आई बराबर क्या हो जाता है, कोण आर के। ठीक है। यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों नियम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, प्रतिबिंब यानी इमेज जिसको कहते हैं आप लोग। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखना, प्रतिबिंब जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला देखिए समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी को ही दूसरा नाम है कौन सी, काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। ठीक है। आभासी बोलिए या काल्पनिक, इसको याद रखना। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं समझिएगा। मैंने ये सब डिफिनेशन पूछता है इसीलिए हम लिख के लाए हैं ना, अच्छे से आप लोग याद भी हो जाएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो। ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये अच्छा लग रहा है तो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, वास्तव यानी वास्तविक में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखना है, प्रतिबिंब बनने के लिए पूछेगा कितना किरण का जरूरत होता है, 2 किरण।
यानी दो किरण जब तक एक दूसरे को नहीं काटेगा तब तक क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए कितना किरण चाहिए, 2 किरण। कितना किरण, 2 किरण, याद रखना है आप लोग को। अगला जो आभासी प्रतिबिंब देखिए किसको कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम बोलिए काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर वास्तव में मिलती थी, ठीक है, यानी कि वास्तव में जहाँ पर मिलेगा उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पर क्या होगा, प्रतीत होगा, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला जो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसको समझिएगा। टॉपिक अच्छा से हम क्लियर ढंग से समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखा कीजिए और सभी स्टूडेंट को भी बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो अच्छे से देखिए समझा के आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए समतल दर्पण को ही क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो कैसे बनता है। यहाँ पर समतल दर्पण लिए हैं, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। इसको व्यवस्थित किए यानी रंगा दिए इधर से। ठीक है, यहाँ पर लिए हैं मुख अक्ष, यहाँ पर एक खींचे हैं जिसको क्या कहते हैं, मुख अक्ष। इसको याद रखना है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख अक्ष ले लिए हैं। अब देखिए मुख अक्ष लेकर के इसके बाद फिर यहाँ पी होता है, पोल होता है, यानी ध्रुव जिसको कहते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक वस्तु लिए। ठीक है, जितना दूरी पर कोई वस्तु लिए हैं उतना ही दूरी पर पीछे की ओर, जितना आगे यहाँ पोल से, इसको पी कहते हैं, पोल से जितना आगे यहाँ जो ध्रुव से आगे होगा वस्तु उतना ही दूरी पीछे पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किरण खींचे हैं कि नहीं, इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब जो है पीछे की ओर बना है। याद रखना है, समतल दर्पण में पूछेगा, इसका विशेषता भी बताएंगे आप लोग को। यानी कि याद रखना जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए पहला, देखिए दर्पण, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए पहला विशेषता क्या है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सिंपल सा दिमाग में रखना है कि अगर दी वस्तु आगे है और इसका प्रतिबिंब पीछे बन गया तो कौन सा प्रतिबिंब बना, आभासी, या इसी का दूसरा नाम काल्पनिक। और याद रखना है आभासी प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, आभासी, जैसे बोलते हैं आभासी, सी मतलब सीधा, दिमाग में रखिए ना, सी मतलब सीधा। अगला है पहला क्या हुआ विशेषता, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देखिए वस्तु सीधा है कि नहीं, तो प्रतिबिंब भी सीधे न बना है, नीचे नहीं है न बना, नीचे बनता तब उसको कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। अगला दूसरा देखिए प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है यहाँ से यहाँ पर वस्तु उतना ही बड़ा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, बनाए कि नहीं। अगला जो है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अभी बताएं आभासी बनेगा या काल्पनिक। देखिए यहाँ पर आगे था वस्तु, इसका प्रतिबिंब पीछे बन गया, इसीलिए इसको कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु यहाँ था दर्पण के आगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, पीछे बना है। कहाँ बना है, पीछे, इसका प्रतिबिंब। अगला प्रतिबिंब पीछे बनता है और वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। अभी बताएं आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक जितना भी दूरी होगा उतना ही दूरी पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यानी वस्तु दूरी बराबर होगा, कहाँ से वस्तु दूरी, पोल से ना, ध्रुव से मापते हैं। यहाँ वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है, बराबर। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर पर है, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, वही कहते हैं। अगला है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब क्या हुआ कि एक हाथ जैसे शीशा सब में देखिएगा उल्टाइएगा ना तो लगेगा बायां उल्टा है दायां उठ गया है। ठीक है, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा दिखता है, उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक प्रतिबिंब। यहाँ पर अब देखिए समतल दर्पण कैसे बनता है थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, ये भी पूछ देगा। तो किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड, कोई भी कांच रहता है, शीशा रहता है ना,
देखिएगा उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का परत उसमें या रंगा देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा देने से वही लिखे हैं सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जा सकता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, दिमाग में रखना है। यहाँ पर देखिए फोकस जो है यहाँ पोल से यहाँ पर वस्तु है, इसका फोकस दूरी अनंत पर होता है। ये सब दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है आप लोग को, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग को समतल दर्पण की और कुछ विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में, अब इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे का टॉपिक के बारे में, अभी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है तो हम उसमें बताएंगे आप लोग को। तो इस चैनल को अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।